Hello guys, today we will discuss about the characteristics of the five kingdoms। तो जो फाइव किंगडम्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था पिछले टर्न पर, उनमें से एक एक किंगडम के करेक्टर्स और उनके एग्जाम्पल्स के उनमें किस तरह के या कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट किंगडम जो होता है किंगडम मोनेरा। और आपको पता है कि किंगडम मोनेरा जो होता है, इस किंगडम में प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हों और वो सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक टाइप की हो। इस किंगडम को हम टू सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं। सब किंगडम आर्कीबैक्टीरिया एंड सब किंगडम यू बैक्टीरिया। आर्की मीन्स पुराना, ये सबसे पहले के ऑर्गेनिज्म है। इससे पहले माना जाता है कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं था, इसलिए इनको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, मतलब पुराने बैक्टीरिया। और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शंस से निकलने वाली एनर्जी को ये यूज करके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। मतलब अपनी एनर्जी ये केमिकल रिएक्शंस से ऑब्टेन करते हैं। और कुछ इनमें ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेटिक टाइप के होते हैं। तो ये मोस्टली कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक बहुत कम होते हैं। ओवरऑल ये कैसे हो गए? ऑटोट्रॉफिक, मतलब अपने फूड खुद बनाएंगे, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं फूड के लिए। डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है: मैथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफिल्स और हैलोफाइल्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मैथेनोजेंस। ये जनरली ऐसे एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पर जो एरिया मार्सी होंगे, मतलब दलदल वाले होंगे, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, और स्वाम्पी होंगे, मतलब धंसने वाले होंगे। तो मार्सी एंड स्वाम्पी एरियाज में ये प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर ये ऐसे एरिया जो होते हैं, इन एरियाज में क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन होती है वो एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा यूज कर ली जाती है। तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है अंदर का, वो एनारोबिक टाइप का हो जाता है। और ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, आर्की बैक्टीरिया, जो एनारोबिक कंडीशन में ही सर्वाइव करते हैं। ये मतलब एनारोब्स होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अच्छा पॉइंट है, इसको याद रखना। ये कैसे होते हैं? एनारोब्स, मतलब रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर ऑक्सीजन होंगे वहाँ पर ये मर जाएंगे। तो ऐसी जगह पर ये रहते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। तो मैथेनोजेंस की बात कर रहे थे। तो मैथेनोजेंस मार्सी एंड स्वाम्पी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो वहाँ पर सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शंस करा के मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराते हैं। और जब ये केमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो वो रिएक्शंस खासतौर से ऑक्सीडेटिव टाइप की होती है। और ऑक्सीडेटिव टाइप की जो रिएक्शंस कराते हैं ये, उन रिएक्शन से मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मार्सी और स्वाम्पी एरिया जो होते हैं वहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। वो स्मेल किसकी होती है? मीथेन गैस की। और उन्हीं वजह से इसको मीथेनोजेंस बोलते हैं, मीथेन को जनरेट करने वाले। तो ये बैक्टीरिया मार्सी एंड स्वाम्पी एरिया में होंगे। डिफरेंट केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करा के ये क्या करेंगे? मीथेन गैस को लिबरेट करेंगे। और हम जो बायोगैस बनाते हैं वो इन्हीं मीथेनोजेंस की हेल्प से बनाते हैं। क्यों? काउडंग जो होता है उसमें मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। उसी काउडंग्स की हम स्लरी बना के गोबर गैस के टैंक में डालते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? मीथेन गैस को निकालते हैं। और वही मीथेन गैस क्या करती है?
गोबर गैस का फॉर्मेशन करती है। तो मीथेनोजेंस क्या करते हैं, मीथेन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं इनके भी नाम से पता चलता है ये कैसे होंगे। थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर पर रहेंगे, एसिडो मतलब हाईली एसिडिक मीडियम में रहेंगे। तो ये ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, एसिडिटी बहुत एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पीएच बहुत कम होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। तीसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं हेलोफाइल्स। ये साल्टी एरियाज में जहाँ पर साल्ट और बेसिसिटी बहुत ज़्यादा होती है उन एरियाज में हेलोफाइल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरह के बैक्टीरिया होते हैं या दूसरा सब किंगडम है वो है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब ट्रू, और ट्रू बैक्टीरिया इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हम देखते सुनते या इनकाउंटर करते हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं, इसलिए इनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं या यू बैक्टीरिया बोलते हैं। तो यू का मतलब होता है ट्रू। इनके बारे में अगर बात करें तो ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपको पहले ही पता है कि कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक टाइप का स्ट्रक्चर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर की ओर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। तो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता रहे थे। यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन्स की, पेप्टाइडोग्लाइकन्स। पेप्टाइडोग्लाइकन्स का मतलब है कि इसमें ग्लूकोज की चेन होंगी और वो चेन जो होंगी वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसको पेप्टाइडोग्लाइकन्स बोलते हैं। और सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है ये कहलाती है कैप्सूल या स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर दो में से कुछ होगा, या तो कैप्सूल की लेयर होगी या स्लाइम लेयर्स की होगी। कैप्सूल टफ स्ट्रक्चर होता है और स्लाइम लेयर जो होती है चिपचिपी लेयर होती है। तो या तो स्लाइम लेयर का बना होगा आउटर मोस्ट लेयर, या फिर कैप्सूल मतलब एक टफ कवरिंग इसके ऊपर होगी। तो ये तीन कवरिंग प्रेजेंट होती हैं, और इन तीन कवरिंग के अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा रहता है इस साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। मतलब कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एब्सेंट होंगे। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। 70S राइबोसोम्स, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। दूसरा ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि थ्रेड के रूप में पड़ा होता है, ये उलझा हुआ थ्रेड होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, कुछ डीएनए का सेगमेंट होगा जो कि क्रोमोसोम से अलग होगा। इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम बोलते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बोलते हैं इसको। और यहाँ पर कुछ सेल इंक्लूजन्स होते हैं जिसमें स्टोर्ड फूड या रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है। तो ये सेल इंक्लूजन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, सेल इंक्लूजन्स। और इनमें एंजाइमेटिक प्रोसेस कराने के लिए, मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शंस कराने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं मीसोसोम्स। ये मीसोसोम्स होंगे जो रेस्पायरेशन
कि रिएक्शंस कराने में हेल्प करेंगी। मतलब रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो मीसोसोम्स से सिक्रीट होंगे या मीसोसोम्स में प्रेजेंट होंगे। सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए नया डिवीजन होगा बैक्टीरिया का, नया बैक्टीरिया बनना है, जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है उस सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो मीसोसोम से लिबरेट्स होते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये इनफोल्डिंग करके थैलाकॉइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये केवल थैलाकॉइड्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होते हैं, तो इनमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, जिनको हम सेल इनफोल्डिंग्स बोलते हैं, ये क्या करती हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस कराने में हेल्प करती हैं। और इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और ये फ्लैजिला इन बैक्टीरिया को मोटाइल बनाते हैं। तो फ्लैजिला प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और ये फ्लैजिला जो होते हैं ये बेसल बॉडी से राइज करते हैं। यहाँ पर एक राउंडेड बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं बेसल बॉडी। इन बेसल बॉडी से ये एराइज करते हैं, ये फ्लैजिला हैं। और फ्लैजिला क्या करते हैं, मोटाइल बनाते हैं बैक्टीरिया को मोटाइल बनाते हैं। अब ये जर्नल स्ट्रक्चर था बैक्टीरिया का, यू बैक्टीरिया का। और अब हम देखते हैं शेप। तो शेप के बेस पर बैक्टीरिया वैसिलस टाइप के, मतलब अगर ये रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड, तो इनको हम बोलेंगे वैसिलाई। कैसे होंगे ये, रॉड की तरह, इस तरह से, तो ये वैसिलाई है। दूसरे होते हैं कोकाई, अगर ये राउंडेड है इस तरह से तो ये क्या होंगे, कोकाई। तीसरे होते हैं स्पाइरला, अगर ये कॉइल्ड है, स्पाइरली कॉइल्ड है, इस तरह से हैं तो इनको हम बोलेंगे स्पाइरिला। और अगर ये कॉमा शेप्ड हैं इस तरह के तो इनको हम बोलते हैं विब्रियो। कॉमा शेप्ड, विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप्ड। तो शेप के बेस पर ये चार तरह के हो गए, बेसिलाई, रॉड शेप्ड, कोकाई, राउंड, स्पाइरिला, स्पाइरली कॉइल्ड होंगे, वाइब्रियो, विब्रियो जो होते हैं ये कॉमा शेप्ड होते हैं। तो ये शेप के बेस पर बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया का डिवीजन है। अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये ग्रुप बना के भी एक साथ रह सकते हैं और सिंगली भी रह सकते हैं। अगर जैसे ये कोकाई के हमने टाइप दे रखे हैं, कोकाई जैसे सिंगल है, ये अकेला प्रेजेंट है तो इस तरह से, तो इसको हम बोलेंगे मोनोकोकस। और अगर दो कोकाई एक साथ रह रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे डिप्लोकोकस। ठीक, अगर चार एक साथ रह रहे हैं इस तरह से तो इनको हम बोलेंगे टेट्राकोकस। और अगर ये चैन बना के रह रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, मतलब इस तरह से एक चैन बना के रह रहे हैं तो ये हो गए स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस मतलब चैन बना के रहना। और अगर स्क्वायरिश फॉर्म में रह रहे हैं तो इनको हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस, इस तरह से, तो ये हो जाए स्टेफाइलोकोकस। और सार्सिनी जो होते हैं ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, मतलब इस तरह से एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह का क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज्ड हैं तो इनको हम बोलेंगे सार्सिनोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, सार्सिनोकोकस ये टाइप है राउंडेड बैक्टीरिया जितने फॉर्म में रह सकते हैं। ऐसी बैसिलस की बात करें तो सिंगल है तो बैसिलाई, दो एक साथ हैं तो डिप्लोकोकस, और चैन बना के रह रहे हैं तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। बस कोकस की जगह बैसिलस कर देंगे। तो ये इनके अरेंजमेंट हैं, जो ग्रुप में एक साथ रह रहे हैं तो किस तरह से रह सकते हैं, उनके टर्म्स हैं, उनको क्या टर्म दिया जाएगा। और लास्ट टॉपिक है इसमें स्टैनिंग का। तो बैक्टीरिया को
अगर हम स्टेनिंग करें तो बैक्टीरिया को स्टेन करने की एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसको हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं। और ग्राम स्टेनिंग टेक्निक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने इस स्टेनिंग टेक्निक को डेवलप किया था। तो स्टेनिंग टेक्निक जैसे ही डेवलप हुई वैसे ही हम बैक्टीरिया को दो टाइप में डिवाइड करने लगे। एक ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर के हो जाते थे, उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और दूसरे ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेनिंग की टेक्निक के बाद, मतलब ग्राम स्टेनिंग करने के बाद वो पिंक कलर के रह जाते थे, उनको हम बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुछ जगह पर पर्पल की जगह आपको रेड मिलेगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेड कलर के हो जाते हैं। तो रेड कलर के ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, रेड बोल सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ज़्यादा एक्यूरेट क्या होता है? पर्पल कलर ग्राम पॉजिटिव और पिंक कलर ग्राम नेगेटिव। तो जो स्टेनिंग लेते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गए, जो स्टेनिंग नहीं लेते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गए। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्टेनिंग का डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज़, इनके करैक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि स्टेनिंग जो ले रहे हैं ये सेल वॉल के नेचर की वजह से ले रहे हैं, और जब सेल वॉल का नेचर अलग अलग होगा तो उनके करैक्टर्स भी बदलेंगे। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, जबकि जो दूसरे टाइप के बैक्टीरिया हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलेगी तो ग्राम नेगेटिव किल हो जाएंगे, और अगर पेनिसिलिन के इन्वायरमेंट में आ गए तो ग्राम पॉजिटिव किल होंगे लेकिन ग्राम नेगेटिव सेफ हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ बातों का पता चलता है इन स्टेनिंग से, मतलब उनके कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। कुछ टर्म्स हैं, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी। फ्लैजिला आपने देखा ही है कि ये क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को मोटाइल बनाता है। दूसरा पिलाई ये भी स्मॉल आउटग्रोथ होती हैं जो बाहर निकलती हैं सेल वॉल के, और ये हॉलो ट्यूबुलर होती हैं, मतलब हॉलो ट्यूब के लाइक होती हैं। और ये क्या करती हैं, दो बैक्टीरिया जब आपस में चिपक जाते हैं तो पिलाई के थ्रू ये जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भेज देते हैं इन्हीं पिलाई के हेल्प से। मतलब बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कंजुगेशन बोलते हैं जिसको, कंजुगेशन, तो कंजुगेशन में ये हेल्प करता है पिलाई। कैसे हेल्प करेगा? जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करके। क्यों? क्योंकि ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तीसरा होता है फिम्बरी ये सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से स्ट्रक्चर पिलाई लाइक ये भी होंगे लेकिन ये सॉलिड होंगे, और ये क्या करेंगे कि होस्ट सेल के अंदर जैसे ही बैक्टीरिया गया तो उससे चिपकने के लिए, मतलब एंकरेज के लिए हेल्प करते हैं, चिपकने में हेल्प करते हैं फिम्बरी। तो ये तीन आउटग्रोथ हैं जो सेल वॉल से निकली रहती हैं। फ्लैजिला मोटाइल बनाता है, मतलब मूवमेंट कराता है बैक्टीरिया का। पिलाई क्या करेगा? पिलाई जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करेगा, जबकि जो थर्ड स्ट्रक्चर है फिम्बरी, ये फिम्बरी अटैचमेंट बनाने में हेल्प करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा हम नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे।